हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्फोसिस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बात करने वाले हैं। मुझे कमेंट भी आया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताइए, तो इतना कमेंट लिखने की वजह मुझे ये लगा कि बहुत बच्चे भी होंगे जो फ्रेशर होते हैं, जो रिसेंटली अप्लाई करते हैं, उनको मालूम नहीं होता, तो उनको कुछ क्यूरी होती है, तो उनकी इस वीडियो में हम उनकी क्यूरी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको भी जानकारी मिल जाएगी आखिरकार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या, एजुकेशन गैप कितने साल का एलिजिबल है या फिर क्या क्या है, सबके बारे में आज बात होगी। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों देखिए, मैं आज इन्फोसिस के सिस्टम इंजीनियर रोल के बारे में बात करने वाला हूँ, लेकिन आप इसे रिलेट भी कर सकते हैं अदर आईटी कंपनी जो मेगा हायरिंग करते हैं उससे, क्योंकि हर एक का लगभग सेम ही होता है। कुछ माइनर डिफरेंस होते हैं, वो इतना हार्मफुल नहीं होते आपके इसमें, मगर मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ऐसा बता दूंगा कि उनका कुछ उल्टा ही होगा और आपको ये देखें, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लगभग सेम ही होते हैं। तो आप इसे जो इम्पोर्टेंट बात आती है कौन सी भी हायरिंग की, तो वो आती है आपके परसेंटेज। तो देखिए, इन्फोसिस के जब आप सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लगभग 60% एग्रीगेट होने चाहिए इन ईच में, मतलब 10वीं में 60% होने चाहिए, 12वीं में 60% होने चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में भी 60% ही होने चाहिए। तो और कुछ भी बच्चे स्टूडेंट है जो पूछते हैं कि मेरे 58 12वीं में है, 10वीं में 60 के ऊपर है, ग्रेजुएशन में 60 के ऊपर है, लेकिन 12वीं में 60 के नीचे है, तो मैं क्या एलिजिबल हूँ? तो देखिए दोस्तों, मतलब इन्फोसिस ने क्लियरली मेंशन किया है कि आपके 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में 60% के ऊपर मार्क होने चाहिए। तो आप मुझे बताएं कैसे एलिजिबल हो, फिर भी आप अप्लाई करते हो, फिर भी आप अपना टाइम जो है वो उसमें बर्बाद करते हो, तो एक गलत बात है। आपको नोटिफिकेशन इसके लिए ही पब्लिश होता है कि आपको समझ में आए और आप उस तरीके से अप्लाई कीजिए, या फिर इसके लिए नहीं। और कुछ बच्चे ऐसा भी हो जाता है कि क्या मुझे एग्ज़ाम लिंक तो आ गया, फिर एग्ज़ाम लिंक नहीं आना चाहिए था अगर मैं एलिजिबल नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, इन्फोसिस जो है वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा था, वो किसी थर्ड पार्टी से एग्ज़ाम कंडक्ट करा था, क्योंकि इन्फोसिस के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर बच्चे का देखे कि ये एलिजिबल है नहीं है। तो ये क्या होता है कि जैसे बल्क में फॉर्म आते हैं, बल्क में एग्ज़ाम लिंक शेयर की जाती है स्लॉट में और हर एक बच्चा दे देता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू भी शायद हो जाए, जब आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये आप बात ध्यान में रखें, अगर आपका परसेंटेज है तो ही अप्लाई कीजिए, वरना अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए इसमें। ईयर ऑफ पासिंग की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर नोटिफिकेशन आने से आप लगभग पिछले 3 साल के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब अगर 2022 में आया तो 2021, 20 और 19 तक के बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, इन्फोसिस का जो मेजर हायरिंग होती है वो 2 पार्ट में होती है, एक सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए होती है, एक ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के लिए होती है। तो सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए जो है दोस्तों, आप BE-BTech होनी चाहिए, यानी कि आपने इंजीनियरिंग किया होना चाहिए, या फिर आपका MCA होना चाहिए, या फिर आपका MTech होना चाहिए। तो और ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव रोल के लिए आपका BBA या फिर BCA होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन के बारे में इस बारे में है। तो स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो आपका BE-BTech कौन से भी स्ट्रीम में होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। BBA BCA आपका कोई भी स्ट्रीम में होना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हम बैकलॉग की अगर हम बात करें तो आपके जब अप्लाई करते हैं या फिर आपका जब सिलेक्शन होता है या फिर आपका जब इंटरव्यू होता है, तब आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए। अभी कुछ ऐसे भी केस के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम देते समय बैकलॉग था, लेकिन आपको इंटरव्यू या फिर उसके बाद जब आपका सिलेक्शन मेल ऑफर लेटर आता है तब तक आपके बैकलॉग नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में ये दिख जाएगा और आप रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। एजुकेशन गैप की अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 साल का एजुकेशन गैप होना चाहिए। और एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए दोस्तों, आपने अगर आज इंटरव्यू दिया तो आप आने वाले 3 महीने तक इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते। अगर आपने दिया तो आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे, आपका ऑफर, मुझे लगता है कि आपका ऑफर लेटर भी मिल जाएगा, लेकिन ज्वाइनिंग होने के बाद आपको इसमें दिक्कत आ सकती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपने 3 महीने तक एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आपने दे दिया तो आप बोलेंगे कि मुझे मेल तो आ गया, तो देखिए मैंने पहले भी बताया था कि ये एग्ज़ाम इन्फोसिस नहीं कंडक्ट करा था, ये थर्ड पार्टी से कंडक्ट होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना चाहिए, आपको देना ही नहीं चाहिए। रिस्क क्यों लेनी है, क्योंकि क्या होता है कि आप ज्वाइन भी कर लेते हो और उसके बाद वो आपको निकाल देते हैं, तो इसमें आपका ही टाइम बर्बाद होता है और इससे कुछ हासिल ही नहीं होता। तो इसके लिए जो मैंडेटरी है वही इसमें अगर आप बैठे हो तभी अप्लाई कीजिएगा, वरना नहीं कीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट ये हो गया, आपके डिग्री हो जानी चाहिए, तो आपकी कॉमन सी बात है। द कैंडिडेट मस्ट
अटेंडेंस ओके। तो दोस्तों लगभग यही हर एक का है कि यही क्वालिफिकेशन है आपके 10वीं के मार्क्स, 12वीं के मार्क्स, ग्रेजुएशन के पासिंग ईयर, पासिंग स्ट्रीम जो है, और उसके बाद आपका एजुकेशन गैप। तो 2 साल का एजुकेशन गैप है, आपने लगभग 3 महीने तक इन्फोसिस का एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर आपने आज दिया है या फिर पिछले 3 महीने तक मतलब 3 महीने के गैप में आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ये खूब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बहुत बच्चे समझते नहीं, अभी वो भी क्या कर सकते हैं, उनको नौकरी चाहिए, लेकिन ये बात आ जाती है कि ये आपको निकाल भी सकते हैं। तो ये पॉइंट तो होता ही है, क्योंकि ये आपको मतलब आपने उनसे गलती की है, उनकी कोई गलती नहीं है, आपकी गलती है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी ठीक है दोस्तों, आने वाले दिनों में हम इसके और भी जानकारी देते रहेंगे, जैसे आपको ज़रूरत होगी, आपको जो जानना होगा उसका हम रिसर्च करके आपको देते ही रहेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।